हाँ जी बच्चे, तो स्वागत है मिशन अभ्युदया में। जैसा कि हमने यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने होते हैं, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न पढ़ने होते हैं। ठीक है, हमने पहला एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले लिया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, जिसमें मैंने व्हाट इज़ सेल तक पढ़ा दिया था। ठीक है, एंड आपको पता चल गया होगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द लेक्चर, बॉडी फ्लूइड्स की बात करें कि व्हाट काइंड ऑफ रेलिवेंसी आई एम डिलीवरिंग टू यू। ठीक है, मतलब कि वो लेक्चर इतना तगड़ा है दैट यू डोंट नीड टू सॉल्व एनीथिंग, बिकॉज मैंने हर एक लाइन से मीडियोकर एंड एम्स लेवल का जो भी क्वेश्चन बन सकता था और अगले 20 सालों में बनेगा, ठीक है, सारा कुछ उसमें कवर करा दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी में ही हर एक चीज़ कवर करा दी है और जो चीज़ एक्स्ट्रा हो सकता था उसे बता भी दिया है, सो दैट द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहे। ठीक है, और पहला लेक्चर हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का डिलीवर भी कर दिया है। ठीक है, तो उससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन वन चैप्टर। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बॉडी फ्लूइड्स में हो गया एकदम बढ़िया ताबड़तोड़ वीडियो दे दिया, ठीक है, और बाकी चैप्टर ऐसे ही उड़ा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पहला लेक्चर देख लिया होगा और इसमें भी आपने देखा होगा कि एकदम सेम वे में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, कोई टीचर स्टार्ट नहीं करता, कोचिंग में स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं नीट में और मैंने भी 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बता दिए। ठीक है, जो पॉसिबिलिटी है वो भी बता दिया। ठीक है, और व्हाट इज सेल तक हमारा हो चुका था। आज हम सेल थियरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट वाज एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। ठीक है, मास्टर कर लेंगे एक एक टॉपिक, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा ही नहीं। ठीक है, इररेलेवेंट चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, प्रॉपर एनसीईआरटी चलेगा और कहाँ कहाँ से एग्जामिनर फंसा सकता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बस उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा व्हाट इज सेल तक हो चुका था। ठीक है, बेहतरीन लेक्चर था हमारा। ठीक है, स्टूडेंट का एक कमेंट भी आया था कि सर प्लीज़ प्रोवाइड द लेक्चर, सो दैट्स वाई फॉर दैट ओनली वन स्टूडेंट मैं लेक्चर बना रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट गेट द रिस्पॉन्स। आई मीन अभी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं चैनल पे, तो जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर आप करा दें एंड रेगुलर पूरे क्लास 11th एंड 12th दोनों का आपको वीडियो एनसीईआरटी एकदम डिट्टो, जैसे बॉडी फ्लूइड्स पढ़ाया, जैसे सेल पढ़ा रहा हूँ, वैसे हर एक चैप्टर को पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने खुद हर एक किताब हर एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रखा है, हर एक किताब सॉल्व कर रखा है। ठीक है, एट द एंड मैंने अपने पूरे नॉलेज को एनसीईआरटी में, ये देख रहे हो, हर एक चीज़ को मैंने एनसीईआरटी में और हर एक चैप्टर में ऐसा मेरे मिलेगा। ठीक है, फिक्स कर दिया है ताकि तुम्हें इधर उधर जाना ही ना पड़े। ठीक है, और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी डाल दिया है मैंने। ठीक है, कौन बाहर से है, कौन अंदर से है, किससे क्या हो सकता है, एग्जामिनर कैसे बना सकता है, कैसे फंसा सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेल थियरी के बारे में। ठीक है, इन 1838, देखो मैंने पहला लाइन बोला, ठीक है, इन 1838, और एक और बात बोल देता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, डायरेक्ट आ गया था, स्क्लेडन जर्मन बोटनिस्ट, ठीक है, स्वान जूलॉजिस्ट, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ गया था। ट्रिक बता दूंगा भाई कैसे याद करना है, ट्रिक याद रखो, भूलोगे ही नहीं भाई, याद करना वरना बहुत होता है नीट में। ठीक है, ट्रिक बता दूंगा, पता चले एग्जाम में गए भूल गए ना, ऐसा ट्रिक बताऊंगा, भूलोगे ही नहीं। ठीक है, इन 1838, ठीक है, स्क्लेडन। ठीक है, देखो एग्जामिनर क्या होता है ना, कभी कभी हम पूरा नाम याद कर लेते हैं, मैथ जब हम बोर्ड्स में होते हैं ना इनिशियली, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें पता ही होगा, बट फिर भी मैं जिन्हें नहीं पता बता दूं, क्या होता है कि बोर्ड्स में ना ये पूरे नाम आ जाते हैं, मैथ्यूज स्क्लेडन। ठीक है, लेकिन नीट वाले क्या करते हैं, सिर्फ एक ही नाम देंगे, स्क्लेडन दे देंगे, स्वान दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ठीक है, स्क्लेडन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इन 1838 स्क्लेडन अ जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है, देखो एक अगर याद कर लोगे दूसरा तो अंडरस्टूड हो जाएगा, तो मैं तुम्हें एक याद करा दूंगा, दूसरा अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा। ये नहीं, अगला वाला मैं याद करा दूंगा तो ये वाला अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं कि दोनों याद करना है भाई। एग्जामिनर है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो आजू बाजू से ये ऑप्शन उठाएगा। ठीक है, और इसी से उठाएगा। ठीक है, तो एक को याद कर लो, दूसरा अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, तो इन 1838 स्क्लेडन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट था, ठीक है, उसने एग्जामिन किया अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, लार्ज, स्मॉल नहीं, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को उसने एग्जामिन किया, और ना ही सिर्फ एग्जामिन किया, ऑब्जर्व किया दैट ऑल प्लांट्स, यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, ऑल की जगह फ्यू कर देगा। ठीक है, यही चीज़ें तो फंसती है, हार्ड क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं नीट में, फंसते लोग यहीं पे छोटी छोटी पॉइंट्स पे फंसते हैं। ठीक है, तो भाई ऑल प्लांट्स, ऑल शब्द पे ध्यान देना, एग्जामिनर यहाँ फ्यू कर देगा। ठीक है,
जो असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, वो उसमें यही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो स्क्लेडन भाई साहब, ठीक है, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया और बताया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है। हर एक, विदाउट एनी एक्सेप्शन, हर एक प्लांट्स कंपोज्ड है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो टिश्यू के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है, कि ये किसने दिया, तो भाई स्क्लेडन साहब ने दिया। बोटनिस्ट थे तो भाई प्लांट की ही बातें करेंगे, ठीक है। तो ऑल सब पे बस ध्यान देना, ठीक है। ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, सेम काइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, ठीक है। अबाउट द सेम टाइम, अच्छा सेम टाइम लिखा है, ठीक है, तो 1838 नहीं मान लेना, सेम टाइम भाई रिसर्च चल रहा है तो आस पास में ही, मतलब कि देख इनका जनवरी में था तो इनका मान ले अगला जनवरी में हुआ, तो 1838 नहीं इनका माने, इसका 1839 होगा, ठीक है। लेकिन अगर लिख दे सेम टाइम और तुम्हें लिखा मिला 1839 इधर 1838, तो भाई ऐसा गलत नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। तो अबाउट द सेम टाइम थियोडोर, ठीक है, स्वान भाई साहब आते हैं, देखो 1839 दिया है और यहाँ क्या लिखा है सेम टाइम, लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा है अबाउट सेम टाइम, इसे बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। अबाउट सेम टाइम ऑल प्लांट्स, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया करो, ठीक है। स्वान भाई साहब आते हैं 1839 में, और ये कौन थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो भाई साहब यही क्वेश्चन आया था, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन में ये था, स्क्लेडन बोटनिस्ट से जूलॉजिस्ट का दिया था और जो स्वान है जूलॉजिस्ट से बोटनिस्ट कर दिया था। एक को याद करोगे भाई दूसरा अंडरस्टूड है, कैसे याद करोगे, देखो स्वान, स्वान का मतलब क्या होता है, हंस, ठीक है। हंस जो होता है गोरा होता है भाई, और दूसरा बात है चिड़िया होता है, चिड़िया है तो इसको जूलॉजी में पढ़ेंगे तो जूलॉजिस्ट हो गया, ठीक है। और गोरा होता है तो ब्रिटिशर्स गोरे होते हैं ना, बस हो गया, अंडरस्टूड हो गया भाई कि स्वान भाई साहब जूलॉजिस्ट हैं, ब्रिटिश के हैं, ठीक है। तो स्वान भाई साहब आते हैं अबाउट सेम टाइम 1839 में, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टडी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल सेल्स, ठीक है, स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल को एंड रिपोर्ट करते हैं दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इधर ही तुम फ्लॉप हो जाओगे। मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने लिखा है नॉट डिस्कवर, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी नहीं की थी, सिंगर निकोलसन वो सारे मॉडल पे मत चले जाना, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, इन्होंने बस स्टडी किया था डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल को, और ये रिपोर्ट किया था कि सेल्स जो है उसके ऊपर थिन आउटर लेयर है जिसको टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। टुडे, आज, उस समय नहीं कहते थे, ठीक है, टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उन्होंने तो बस थिन आउटर लेयर का स्टडी किया था, डिस्कवर नहीं किया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही समझाना चाह रहा था, ठीक है। जिसको आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं उस समय नहीं कहते थे, उस समय तो थिन आउटर लेयर था भाई, और डिस्कवर नहीं किया था इन्होंने, स्टडी किया था, ठीक है। जूलॉजिस्ट है तो एनिमल पे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन एक और बढ़िया बात है इसमें, ठीक है, प्लांट का भी इधर जिक्र आता है, ठीक है। तो भाई उधर स्क्लेडन भाई से आप मतलब कि इधर उधर मत कर लेना, ठीक है। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो इन्होंने प्लांट जूलॉजिस्ट होते हुए भी प्लांट टिश्यू पे काम किया है, और प्लांट टिश्यू भाई अभी हमने पढ़ा, स्क्लेडन भाई साहब ने दिए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू, इन्होंने बताया दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, दो चीज बताया, पहला एक तो स्टडी किया, डिस्कवर नहीं, स्टडी किया और बताया कि थिन आउटर लेयर है जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। दूसरा इनका पॉइंट क्या हो गया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। और भाई स्क्लेडन का एक ही पॉइंट था कि जितने भी प्लांट सेल हैं वो कंपोज्ड है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से जो कि टिश्यू बनाता है, ठीक है। और इनका दो पॉइंट, और एक और पॉइंट है इनका, वो भी बताता हूँ, ठीक है। इनका तीसरा पॉइंट देखो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस। देखो जब हाइपोथेसिस की बात आती है ना तो ऑप्शन में स्क्लेडन स्वान दोनों दे देंगे, नहीं, और विर को भी कभी कभी दे देंगे, ठीक है, चार ऑप्शन सेट करना है, ठीक है। लेकिन हाइपोथेसिस की जहां बात होगी, ये जो स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे भाई स्वान मार के जाना, एनसीईआरटी में डिट्टो लिखा हुआ है, ठीक है। Swan proposed the hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of cells and product of cells, ठीक है। डायरेक्ट ये लाइन आएगा और स्वान मारना है, ठीक है। और ये लाइन देखो कहाँ मॉडिफाई होगा और वहाँ पे स्वान नहीं मारना है, देखो यहाँ पढ़ो, यहाँ पे देखो क्या लिखा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखा है, लेकिन देखो तरीका क्या है, ठीक है।
स्वान प्रपोज दैट द हाइपोथेसिस दैट द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट, जहाँ देखना यहाँ सिर्फ एनिमल और प्लांट की बात की गई है, यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, बाकी लाइन सब सेम है, लेकिन अगर एनिमल प्लांट ये शब्द आ जाए तो स्वान मार के जाना, ठीक है। ये अगर आए तब आप जाके स्क्लेड एंड स्वान बोथ पे मारना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो स्वान भाई साहब प्रपोज करते हैं हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यहाँ पे स्पेसिफिक बोला है सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स, यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म था, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पे देखो क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म था, यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स एंड प्लांट्स है, यहाँ पे फंसाता है, ठीक है। डॉक्टर अली में ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्क्लेडन एंड स्वान तो इनके 3 पॉइंट्स हो गए भाई। ये जो हमारे स्क्लेडन थे इनके 1 पॉइंट थे, ठीक है, और इनके 3 पॉइंट हो गए। एक तो ये भाई थिन आउटर लेयर हो गया, दूसरा सेल वॉल हो गया, ठीक है, एक हाइपोथेसिस इनका हो गया, ठीक है, 3 पॉइंट इनके हो गए। नेक्स्ट बात कर लेंगे, स्क्लेडन और स्वान टुगेदर फॉर्मुलेट किया था सेल थियरी को, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस आ गए थे जिसकी वजह से उसको फिर से फाइनल शेप देना पड़ा था, ठीक है। दिस थियरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लिमिटेशन क्या है सेल थियरी का, तो ये नहीं बता पाता था कि जो न्यू सेल है वो कैसे आ रहा है, ठीक है। तो रिडोल्फ विर्को आते हैं, क्वेश्चन आ चुका है 1855 में, ये वाला डेट याद रखना, ये सब डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये वाला याद रखना, ठीक है, इनका नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रुडोल्फ विर्को आते हैं और वो फर्स्ट एक्सप्लेन करते हैं कि सेल जो है डिवाइड होता है, न्यू सेल फॉर्म होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि एक सेल डिवाइड होगा, ठीक है, सेल डिवाइड, न्यू सेल बनेंगे फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से ये पेरेंट सेल है, ये डिवाइड होगा, 2 सेल बनेंगे, ठीक है, इसी की बात कर रही है। इसी को इन्होंने बताया कि इन्हें जो लिमिटेशंस था स्क्लेड एंड स्वान के सेल थियरी में कि हाउ न्यू सेल वेर फॉर्म्ड, ये लिमिटेशन था, इसको इन्होंने दूर किया। इन्होंने बताया कि न्यू सेल बनते कैसे हैं, तो सेल डिवाइड होता है पेरेंट सेल, न्यू सेल फॉर्म होते हैं प्री एग्जिस्टिंग वही पेरेंट सेल से, और इसको अपने लैटिन लैंग्वेज में इन्होंने बोला ओमनिस सेलुलाई ई सेलुला, डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है, ये किसने दिया था, रुडोल्फ विर्को। अच्छा, एक और आता है ओमनिस वाइवम एक्स वीवो, ये आप पढ़ेंगे एवोल्यूशन में, ठीक है, लुईस पास्चर, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, सब बताऊंगा वहाँ, ठीक है। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लेड एंड स्वान, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लेड एंड स्वान किसने, देखो यहाँ क्या लिखा है, हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लेड एंड स्वान, यहाँ पे क्या था, हाइपोथेसिस ऑफ स्वान, ठीक है, ध्यान देना चीज़ों पे, ठीक है, टू गिव द सेल थियरी ऑफ फाइनल शेप। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सेल थियरी को फाइनल शेप किसने दिया था, रुडोल्फ विर्को ने दिया था, 1855 में दिया था। सेल थियरी एज अंडरस्टूड टुडेज, ठीक है, तो सेल थियरी आज हम किसे बोलते हैं, तो 2 पॉइंट में इसे यहाँ पे एनसीईआरटी ने बताया। पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे एनिमल प्लांट था, यहाँ पे देखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। मान लो हमारा एक, जब एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे वहाँ पे बताएंगे, ठीक है, जितने भी सेल्स आए हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ही आए हैं, क्यूबॉइडल सेल थोड़े उसमें मॉडिफिकेशन आ जाते हैं, कॉलुमनार बन जाता है, उसमें वही सेल होता है, उसमें फिर मॉडिफिकेशन आएंगे, उसमें सीलिया वीलिया लग जाता है, तो सेल ओरिजिन स्टेम सेल समझ लो, स्टेम सेल से ही सब भाई बन जाते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दो, ठीक है। तो ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, थ्रू सेल डिवीजन, ठीक है, होल इंडिविजुअल एक सेल से, हमें पता ही है टोटीपोटेंसी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इससे एक बार क्वेश्चन आया था कि एक्सेप्शन कौन है सेल थियरी के, और आंसर में भाई वायरस गया था, लेकिन मैं पॉसिबिलिटी ही क्यों छोड़ूं कि और भी आ जाए, तो क्या करना है भाई, सारा यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। पहला चीज़ देखो सेल थियरी का एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, देखो एक्सेप्शन क्या है, वायरसेस आर द एक्सेप्शन टू सेल थियरी, डायरेक्ट यही आंसर गया था, ठीक है, बिकॉज वायरसेस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है, सब सेलुलर इन नेचर, ठीक है। वायरस जो है हमें पता है कि भाई लिविंग होने के लिए सेल जरूरी है, पहले ही लेक्चर में देखा था, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन आ गए सेल थियरी के, ठीक है। अच्छा, जब वायरस है तो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो पढ़ाई है, तो प्रायंस भी आ जाएंगे, पता ही है भाई, बेकार से एबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं, ठीक है,
पेज नंबर 27 ओल्ड एनसीईआरटी पे देख लेना, ठीक है। प्रायंस आ जाएंगे, ठीक है। वायरोड्स भी तो आ जाएंगे भाई, और वायरोड से बहुत क्वेश्चन आता है। एक तो ये 1971 का आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। टियोडेनियर आ जाता है, मॉलिकुलर वेट कम होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होता है, ठीक है। लैक कैप्सिड प्रोटीन, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर एक्सेप्शन पूछ ले तो ये तीनों एक्सेप्शन में डाल दियो, ठीक है। तो हमने ये देख लिया सेल थियरी, ठीक है। एक बार और समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है। अभी स्लो जा रहा हूँ, एक एक छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाऊँ, जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स आएगा तैसे तैसे एक ही बार में लंबे लंबे जैसे कि बॉडी फ्लूइड्स का लिया था वैसे लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सेल थियरी में आज हमने देखा कि भाई स्क्लेडन भाई साहब थे जो कि बॉटनिस्ट थे, अंडरस्टूड, हम उसे याद करके इसे अंडरस्टूड कर लेंगे। इन्होंने एक ही पॉइंट दिया था कि जितने भी प्लांट्स हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने हैं, ठीक है, ठीक है, वो टिश्यू फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद अबाउट सेम टाइम 1839 में स्वान भाई साहब आते हैं, ठीक है। स्वान है, गोरा है, जूलॉजी में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। ये 3 पॉइंट देते हैं। पहले तो भाई थिन आउटर लेयर को स्टडी करते हैं, नॉट डिस्कवर, ठीक है, जो कि टुडे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद भाई ये प्लांट पे भी करके आया है ये बंदा, ठीक है, और सेल वॉल के बारे में बताता है कि यूनिक कैरेक्टर है। उसके बाद हमने देखा हाइपोथेसिस भी देता है, हाइपोथेसिस में ये दोनों चीज़ ध्यान रखने वाली थी, ठीक है। उसके बाद स्लेडन स्वान का देखते हैं कि सेल थियरी में कुछ कुछ चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि हाउ न्यू सेल आर राइज, ठीक है। रुडोल्फ विर्को भाई आते हैं 1855 में, ठीक है। फाइनल शेप देते हैं, बताते हैं कि ओमनी सेलुलाई ई सेलुला सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फाउंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पेरेंट सेल से, ठीक है। और जो आज हम सेल थियरी देखते हैं दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीजन, ठीक है। इसके एक हमने तीन एक्सेप्शन भी देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आपका स्टूडेंट का रिस्पांस मिलेगा उसके बाद एक ही लेक्चर में पूरा ये प्रोकैरियोटिक जितने भी हैं ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अच्छा अगर रिस्पांस मिलता है तो, ठीक है। और यूकैरियोटिक हम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाला एक साथ ले लेंगे और न्यूक्लियस वाला पार्ट एक साथ लेकर के ख़त्म